हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक कभी ना कभी मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना ही होगा। आपने कभी स्कूल में, कभी बचपन में मम्मी से, कभी कॉलेज में कोई ना कोई ऐसी कहानी या कोई ना कोई उनका ऐसा उपन्यास ज़रूर पढ़ा होगा या ज़रूर सुना होगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपने उनकी कोई ऐसी रचना नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो आज की इस वीडियो में हम उनकी जिन रचना पर चर्चा करने वाले हैं वह उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित पूस की रात कहानी के बारे में बात करेंगे। तो हम कहानी के बारे में जानने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख स्थान रहा है। उनका गल्प साहित्य अपने समाज की तत्कालीन परिस्थितियों का एक प्रामाणिक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इनके जो उपन्यास हैं गोदान, करम भूमि, कहानियों में उनकी पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब विश्व साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी जो कहानियाँ रही हैं वो सामान्य लोगों की आम जिंदगी की समस्याओं का वर्णन हमें मिलता है। इनकी जो भाषा रही है वो हिंदी, उर्दू तथा सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा रही है। सहज रही है, सरलता से साथ उन्होंने अपनी भाषा को रखा है समाज के समक्ष। उनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ रही हैं। कहानी संग्रह जैसे कि मानसरोवर, नाटक उनके करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम। उपन्यास उनके बहुत सारे हैं जैसे कि रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान, निर्मला, गबन, अहंकार, करम भूमि, सेवा सदन। प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और जो उनकी कहानियाँ रही हैं वो अधिकतर ग्रामीण परिवेश और निम्न वर्ग से संबंधित रही हैं। और जो उनका परिवेश रहा है वो मोस्टली ऐतिहासिक रहा है, राजनीतिक रहा है। ठीक है, थोड़ा मतलब राजनीतिक इन द सेंस कि जमींदार, महाजन, अफसर, किसान, संयुक्त परिवारों से लेकर उच्च वर्गीय परिवारों तक के उनके कथानक रहे हैं कहानियों के मामले में। ठीक है, मतलब कि उनकी जो कहानियाँ हैं, कहानियों के जो कथानक रहे हैं, जो कथा वस्तु रही है वो उनकी जमींदार, महाजन, किसानों से रिलेटेड, अफसर से रिलेटेड, संयुक्त परिवारों से रिलेटेड, उच्च वर्गीय परिवारों से रिलेटेड, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, इस टाइप की उनके कथानक रहे हैं कहानी को लेकर। ठीक है, कथानक, कथा वस्तु ज़्यादातर एक ही चीज़ मानी जाती है। ठीक है, कथानक या कथा वस्तु का मतलब होता है कि उस कहानी के अंदर जो विषय वस्तु रही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताए इन सब से रिलेटेड उनकी विषय वस्तु रही है कहानी को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं कि उन्होंने किस तरह की कहानियाँ लिखी हैं, किस तरीके के उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। ऐसे ही परिवेश से संबंधित उनके उपन्यास भी रहे हैं जैसे कि रंगभूमि, करम भूमि, गोदान। ऐसे ही उनका जो उपन्यास गोदान रहा है वो भी किसानों से संबंधित रहा है। तो उनके जो उपन्यास रहे हैं, कहानियाँ रही हैं, वो अधिकतर इसी परिवेश से संबंधित रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उनकी कहानी पूस की रात के सारांश को समझते हैं। पूस की रात कहानी एक गरीब भारतीय किसान की दयनीय दशा को लेकर लिखी गई है। जो किसानों की, जो भारतीय किसान हैं उनकी जो दयनीय दशा है, ठीक है, जो मार्मिक एक दशा रही है हमेशा से, जब से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी से पहले भी उनकी वही दशा थी, आज़ादी के बाद भी उनकी वही दशा है। तो पूस की रात जो कहानी है वो एक गरीब भारतीय किसान की दयनीय दशा को लेकर लिखी गई है। ये कहानी एक कर्जे में दबे, खेत और खेती के मोह में फंसे एक गरीब किसान की कहानी है। एक कर्जे में दबा हुआ एक किसान है जो कि गरीब है, ठीक है, उस पर कर्ज चढ़ा हुआ है और उसको अपने खेत से और खेती से मोह है। ठीक है, वो उसके दिल के बहुत करीब है, उसका खेत और वो जो खेती करता है वो उसको पसंद है।
किसान इतना गरीब है कि वह सर्दी से बचने के लिए एक कंबल का भी सामर्थ्य नहीं रखता। ठीक है, उसके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो सर्दी से बचने के लिए कंबल भी ले सके अपने लिए, जबकि उसे खेत की रखवाली के लिए खुले में सोना पड़ता है। तो इतनी सर्दी में वो अपने खेत की रखवाली के लिए भी, और उसके पास कंबल नहीं है, बिना कंबल के वो खेत की रखवाली के लिए वो खुले में सोता है। महाजन अलग से उसका खून चूसता है। ठीक है, जो महाजन है जिससे उसने कर्ज ले रखा है वो उसका अलग से खून चूसता है। ठीक है, कहानी का नायक जो है, नायक वो किसान ही है। ठीक है, जिस किसान के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको अपने खेत और खेती से मोह है और वो कर्जे में दबा हुआ है, तो कहानी का नायक जो है वो किसान है और उस किसान का नाम है हल्कू। ठीक है, तो कहानी का नायक एक निर्धन किसान हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। ठीक है, पत्नी का नाम मुन्नी है। खेतों में वर्ष भर सुबह से शाम तक परिश्रम करने तथा रात को खेत की रखवाली करने के कारण आधी नींद सोने पर भी हल्कू अपना और अपने परिवार का ठीक से पोषण नहीं कर पाता है। आधे पेट भूखे रहकर भी उसे महाजन से कर्जा लेना पड़ता है, और कर्जा वह मेहमान है जो एक बार अपने पर जाने का नाम नहीं लेता। कि कर्जे के बारे में अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि एक बार कर्जा चढ़ जाता है तो उसको चुकाना बेहद मुश्किल हो जाता है, और वो कर्जा एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आ तो जाता है लेकिन फिर जाने का नाम नहीं लेता। क्योंकि हम कर्जा ले लेते हैं, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए दोबारा कर्जा लेते हैं, तो कर्जा लेने पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कर्जा एक वह मेहमान है जो एक बार अपने पर जाने का नाम नहीं लेता। पत्नी बार बार, मतलब जो किसान की जो पत्नी है मुन्नी, वो उसको बार बार कहती है कि खेती का मोह छोड़ दो, जो तुम्हें खेती का और खेत से मोह है उसको छोड़ दो। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। तो मुन्नी कहीं ना कहीं अपने पति हल्कू को ये समझाती रहती है कि तुम अपना मोह छोड़ दो खेत और खेती से, तुम क्यों नहीं छोड़ देते। मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, पेट के लिए मजदूरी करो। तो उसका ये सोचना है कि मर मर कर काम करना पड़ता है, जो उपज होती है वो फिर कर्जा चढ़ा रखा है तो वहाँ भी चुकानी पड़ती है, और पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। तो कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी मुन्नी है वो परेशान हो चुकी है। ठीक है, उसको अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो खेती से उसको पेट भरने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो ना अपनी नींद पूरी कर पा रहे हैं। ठीक है, कर्ज और चढ़ चुका है, उपज हो नहीं रही है, तो पेट के लिए मजदूरी करो, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, पर खेती का मोह उसे जकड़े रहता है। कितनी बार भी, लाख बार मुन्नी के समझाने पर भी हल्कू जो है वो मोह खेती से और अपने खेत से नहीं छोड़ता है। पति पत्नी ने जैसे जैसे एक एक पैसार जोड़कर 3 रुपए बचाए ताकि सर्दी आने पर उनसे कंबल खरीदा जाए। दोनों पति पत्नी जो हल्कू और मुन्नी हैं, उन्होंने एक एक पैसे जोड़कर 3 रुपए बचाए ताकि सर्दी आने पर उनसे कंबल खरीदा जाए और रात को खेती की रखवाली करते समय ठंड के प्रकोप से थोड़ा बहुत बचा जाए। खेत की रखवाली करने के लिए खेत में सोना पड़ता है, तो अगर वो दोनों एक कंबल ले लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंड से बचा जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने 3 रुपए बचाए कि जिससे कि जब सर्दी आएगी तो वो कंबल खरीद सके और रात को खेत की रखवाली करते समय ठंड के प्रकोप से थोड़ा बहुत बच सके। एक दिन उसका महाजन, महाजन मैं आपको बता रही हूँ बार बार, महाजन वो होता है जिससे हल्कू ने कर्जा ले रखा होता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि उसका महाजन अपनी वसूल करने के लिए आ धमकता है। तो उन दोनों के घर पे एक दिन जो महाजन है वो वसूली करने के लिए कर्जे की आ पड़ता है, धमक पड़ता है।
ठीक है। उसकी आवाज़ सुनते ही हल्कू उसको देखकर आतंकित हो उठता है, क्योंकि वह जानता है कि या तो किश्त के रुपए देने होंगे या फिर गाली गलौज सुनना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। अतः वह पत्नी के पास जाकर उसे वह 3 रुपए देने को कहता है। तो जो 3 रुपए पति और पत्नी ने अपने कंबल के लिए बचा रखे होते हैं कि कल को सर्दी जब आएगी तो वो ठंड के प्रकोप से बचने के लिए खेत की रखवाली जब वो करते हैं तो वो ठंड के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए एक कंबल ले सकें, तो वो जो 3 रुपए होते हैं वो हल्कू अपनी पत्नी से मांगता है, यानी कि मुन्नी से मांगता है। ठीक है, जो कंबल खरीदने के लिए जोड़ रखे होते हैं। पत्नी ने उसे समझाया कि घर में 3 ही रुपए तो हैं, इन्हें ही साहूकार को दे दोगे। साहूकार मतलब कि महाजन। ठीक है, इन्हें ही आप साहूकार को दे दोगे तो कंबल कहाँ से खरीदोगे। माघ पूस की रात बिना कंबल के हार में कैसे कटेगी। तो देखा जाता है कि माघ और पूस में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो ये सोचने लगती है कि इतनी ठंड जब पड़ेगी माघ पूस की रात में, तब हम बिना कंबल के कैसे कटेगी पूरी सर्दी। महाजन को कह दो कि फसल पर चुका देंगे, किंतु हल्कू ने कहा कि महाजन से तो पिंड छूटे। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो कहती है कि तुम काम करो कि तुम ना महाजन को ये बोल दो कि जब फसल होगी तो फसल पर बाद में चुका देंगे, अभी हम दोनों के लिए ये 3 रुपए कंबल के लिए बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो हल्कू है वो कहता है कि हमें पहले महाजन से पिंड छुड़ाना है, मतलब इससे पीछा छुड़ाना है सबसे पहले। तो तुम वो 3 रुपए मुझे दे दो, सबसे पहले मुझे इसका कर्जा उतारना है किसी तरीके से। ठीक है, कंबल खरीदने के लिए कुछ और उपाय सोचेंगे, किंतु उसकी पत्नी मुन्नी जो है वो नहीं मानती। ये कटु सत्य था और मुन्नी ने रुपए उसके हाथ पर रख दिए। अब वो उसको नहीं समझा सकती थी और ज़्यादा, तो मुन्नी अपने अलमारी से 3 रुपए लेकर आती है और उसके हाथ पर रख देती है। पूस के महीने की अंधेरी रात और कड़कड़ाते जाड़े में हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत की रखवाली करने जाता है। उसने खटोले पर लेटकर पुरानी चादर ओढ़कर सोने की चेष्टा की, पर सर्दी के कारण नींद नहीं आ रही थी। तो पूस का महीना आ चुका था, अंधेरी रात थी और कड़कड़ाते जाड़े में हल्कू जो है वो अपने कुत्ते, उसके पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम जबरा होता है। तो जो हल्कू है वो अपने कुत्ते जबरे के साथ खेत की रखवाली करने के लिए खेत में जाता है। वो एक खटोले पर लेट जाता है, पुरानी चादर ओढ़ लेता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सर्दी के वजह से नींद नहीं आती है। कुत्ता भी खटोले के नीचे पेट में अपना मुंह डाले सोने का प्रयास कर रहा होता है, पर नींद उसे भी नहीं आ रही होती है। इस सर्दी ने स्वामी और सेवक को, आदमी तथा कुत्ते को एक दूसरे के और अधिक निकट ला दिया था। तो उनके पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं था, गर्म सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इस सर्दी ने स्वामी यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है हल्कू के लिए, और सेवक प्रयोग में लाया गया है कुत्ते के लिए। तो इस सर्दी ने स्वामी और सेवक मतलब कि आदमी और कुत्ते को एक दूसरे के और अधिक निकट ला दिया था, वो एक दूसरे के और पास आ गए थे। ठीक है, हल्कू ने कुत्ते के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कहता था मत आओ मेरे साथ, घर में पुहाल पर लेटे रहो, पर माने नहीं और आ गए ठंड खाने, अब रो नानी के नाम पे। तो यहाँ पर हल्कू जो है वो थोड़ी सहानुभूति कुत्ते को दिखाता है। वो कहता है कि जब कुत्ता काँप रहा होता है तो वो अपने कुत्ते जबरे को कहता है कि मैं तो कह रहा था कि तुम मेरे साथ मत आओ, घर पर पुहाल पर लेटे रहो, पर तुम नहीं माने और आ गए ठंड खाने मेरे साथ, अब रोते रहो नानी के नाम को। तो एक तरह से उसको अच्छा नहीं लगता है कि कुत्ता कैसे काँप रहा है। तो एक बार जोर की कू भरी जमाई लेकर जबरा जो है वो चुप हो गया। हल्कू हाथ से कुत्ते को पुचकारता और आगे से साथ ना आने की बात कहता। वो कहता है कि अब तुम नहीं आओगे मेरे साथ। ठीक है, वो ना आने की बात कहता है, कुत्ते को पुचकारता है और अपनी
निर्धन विवशता का रोना रोता रहता है कि मजदूरी हम करें और मजे दूसरे लूटे। ठीक है। हल्कू आप बड़बड़ा रहा था कि ये सर्दी की रात कैसे कटे। अब हल्कू को नींद तो आ नहीं रही थी सर्दी के वजह से, तो वो अपने आप से बातें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था कि अब ये रात कैसे कटेगी। ठीक है। 8 चिल्लम पी चुका होता है, हम गरीबों पर ये मार है, ये खेती करने का लाभ है। अमीर लोग गद्दों पर लेटे रजाई और कंबल के नीचे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वो ये सोचता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गद्दों पर लेटते हैं, रजाई और कंबल के नीचे पड़े रहते हैं, उन्हें सर्दी क्यों सताएगी। उसने चिल्लम भरी और पीकर लेटा तथा सोने का यत्न किया, यत्न मतलब कोशिश करी, पर सर्दी के मारे कांपने लगा। तब हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को उठाया और उसे अपनी गोद में सुला लिया। ठीक है। वो अपने कुत्ते को उठाता है और अपनी गोद में सुला लेता है। इससे उसे कुछ गर्मी मिलती है, क्योंकि देखा जाता है कि जो कुत्ता होता है वो थोड़ा सा मतलब उसका जो रहता है, जो उसकी बॉडी रहती है वो थोड़ी गर्म होती है, इसलिए उसको इतनी ठंड लग रही होती है हल्कू को कि वो अपने कुत्ते को उठाता है और अपनी गोद में सुला लेता है, जिससे उसको थोड़ी सी गर्माई का एहसास होता है। कुत्ते के शरीर से कुछ दुग्ध आ रही थी। कुत्ता भी उसकी गोद में स्वर्ग सुख सा अनुभव कर रहा था। तभी उसे खेत में किसी जानवर के पैरों की आहट मालूम हुई। ठीक है। तो अचानक से खेत में से किसी जानवर के आने की आहट होती है। ठीक है। वह कूदकर खेत के चारों ओर जाकर भौंकने लगता है। जो कुत्ता होता है जबरा, वो चारों तरफ जाके भौंकने लगता है। हल्कू उसे पुचकाकर बुलाता है, पर जबरा अचानक भौंककर खेत की तरफ भागता है। लगा जैसे एक जानवरों का झुंड खेत चरने आ गया है। अचानक से ऐसा लगता है कि जानवरों का एक बड़ा झुंड जो है वो खेत चरने आ गया है। ठीक है। खेतों को बर्बाद करने आ गया है। खेत चरने की आवाज़ भी आने लगती है। अनुमान किया कि कहीं नील गायों का झुंड ना हो। तो जो नील गाय होती हैं उनका झुंड ना आ गया हो, ऐसा लग रहा था कि आ गया है। फिर सोचा कि जबरा के रहते जानवर खेत में नहीं आ सकते। कुछ देर में उसे जानवरों के चरने का शब्द सुनाई दिया, पर सर्दी के मारे उसकी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब हल्कू इतना ज़्यादा काँप रहा था, उसको इतनी ठंड लग रही थी, उसके अंदर ये बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उठे। और जिस खेत और जिस खेती से उसको मोह था, और जब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका खेत बर्बाद होने वाला है, ठीक है, शायद उसका खेत नील गाय खराब कर जाएंगी, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो उठे और अपने खेत को बचाए। वो जाकर देखे कि उसका खेत जो है वो ठीक है या नहीं है, पर सर्दी के मारे उसके उठने की हिम्मत नहीं थी। कुत्ते के भौंकते रहने पर भी नील गायों ने चरकर खेत साफ कर दिए थे। ठीक है। जो जबरा कुत्ता है वो भौंकता रह गया और नील गाय जो है वो चरकर खेत साफ करके भी चली गई। हल्कू एक बार उन्हें भगाने के लिए उठा भी, पर आगे जाने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। गरम गरम जमीन पर लेटने से उसे नींद आ गई। सुबह धूप जब आई और उसकी आंखें खुली, तो देखा कि उसकी पत्नी उसको कह रही होती है, क्या आज सोते ही रहोगे? उधर सारा जो खेल है वो चौपट हो गया। हल्कू ने विवश होकर दर्द होने का बहाना बनाया। ठीक है। पत्नी को शांत किया, फिर उजड़े खेत को देखकर कहता है, रात को ठंडी हवा में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अब खेत बर्बाद हो गया है, अब कम से कम मुझे इस खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ पर सोना तो नहीं पड़ेगा ऐसे खुले में। तो यहाँ पर वो इतना विवश हो उठता है, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा खुद को हारा हुआ महसूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये चीज़ लगती है कि रात को ठंडी हवा में अब मुझे यहाँ पर खुले में सोना तो ना पड़ेगा। तो ये एक दर्दनाक, ठीक है, और एक किसानों की जो पीड़ा रही है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर
प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। प्रेमचंद जी ने जो ये कहानी लिखी है, ये कहानी उनकी सबसे प्रमुख कहानी रही है। तो हमारी कहानी का जो सारांश है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो ये जो कहानी है पूस की रात, वो प्रेमचंद की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से, श्रेष्ठतम कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है। ये कृषक समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है, जिसमें मुंशी जी ने समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डाला है। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है, परंतु विडंबना जो है वो ये है कि समाज का जो अन्नदाता मतलब जो हमें अनाज देता है, ठीक है, अनाज की उपज करता है, किसान करता है, तो जो अन्नदाता किसान है वो स्वयं ही भूखा मर जाता है। जो हमें अन्न देता है वह स्वयं ही भूखा मरता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय किसानों की दीन और दयनीय दशा पर प्रकाश डाला है। कहानी में आम जन की जो विवशता है, ठीक है, कर्तव्य विमूढ़ता को उजागर करना ही एक तरह से उनकी कहानी पूस की रात का मूल उद्देश्य रहा है। मुंशी जी ने समाज में जो आर्थिक विषमता जो विद्यमान है उस पर कटाक्ष किया है कि परिश्रम करने वाले यहाँ पर कष्ट भोगते हैं और आनंद लेते हैं, दूसरे जिन्हें बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख प्राप्त होते हैं वो आनंद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल्कू के चरित्र से उन्होंने विडंबना यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो ये हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि जो पूस की रात है वो एक मन मस्तिष्क में एक अपनी अलग ही स्थायी छाप छोड़ जाती है। हम जितनी बार भी उसको पढ़ें तो एक नयापन ही हमें लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कम समय में गहरी से गहरी बात समझाने की कोशिश करी है। ये पूरी की पूरी कहानी का एक ढांचा मैंने आपको अभी समझाया है पूस की रात को लेकर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अब बेहतरीन ढंग से समझ आएगी। ठीक है, और अगर आप कहानी को पढ़ चुके हैं तो भी आपको एक इन शॉर्ट में एक आइडिया मिला होगा कि इस कहानी में क्या दर्शाया गया है। ठीक है, कि ये कहानी किससे संबंधित है। आप अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसी कहानी के किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।